हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th का ज्योग्राफी पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 में आज हम चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जलवायु। ठीक है, आगे है आपका। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि या समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधता का कुल योग की ही जलवायु है। ठीक है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है कि मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में एक ही बार बदलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म तथा ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु या शीत वर्ष ऋतु में विभाजित किया जा गया है। ठीक है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? ठीक है, इसको आगे आप लोग सोचिए। उसके बाद मानसून शब्द जो है, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश का जलवायु अवस्था में स्पष्ट या प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान जो है लगभग 50 डिग्री है, ठीक है, तक पहुंच जाता है। जबकि वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का जो तापमान है वो -45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद जबकि तिरुवनंतपुरम जो है यह 22 डिग्री अंश, कितना 22। वार्षिक वर्षा में विभिन्नता में मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ वर्षों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्यतः रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता पाई जाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आपका जली या जलवायु नियंत्रण। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है। कौन कौन से? अक्षांश तुंगता, क्या है? ऊंचाई है। वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप तापमान जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाती है तो वायुमंडल
की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। ठीक है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है। ठीक है। आगे आपका जाता है जैसे महाद्वीपीय अवस्था मतलब गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली। ठीक है। जैसे ये आपका अरब सागर है ना, अब इधर से जो हवा चलती है तट की ओर उसको कहते हैं महासागरीय धारा। जैसे समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है जलवायु को प्रभावित करती है, इधर से रुकती। और कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब तट गर्म या ठंडा हो जाता है। ठीक है। जैसे विश्व की अधिकतर जो मरुस्थल है वो उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है। ठीक है। तो अंततः में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत और ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो अक्षांश क्या है। तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। जैसे आपके हो गया पृथ्वी। ठीक है। तो इसमें आपका एक इंडिया बना देते हैं। ठीक। अब यहाँ से एक जो है आपका कर्क रेखा गुजरा है। ठीक है। यहाँ से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग जो है कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित है। शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों विशेषता कहलाती है। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है भारत की उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। अब भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है इसी के कारण। ठीक है। वायु दाब और पवन भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती हैं। जैसे वायु दाब एक धरातलीय पवने हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। ठीक है। पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है। क्योंकि ये स्थलीय भाग पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। कोरियालिस बल क्या होता है। तो जैसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न
उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पौने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर या दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इस फेर फेरेलल का नियम भी कहा जाता है। फेरेलल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है या अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। निम्न दाब की ओर बहने वाली लगती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक है। अब इसमें जो आपका हिस्सा है पश्चिम वाला ये दक्षिण वाला इधर से जो मानसून आएगा इधर से आएगा, तो इसको कहा जाता है जिसे पौने कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की जो मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इसे प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रकार का एक मुख्य घटक जेट धारा है। अब जेट धारा क्या होता है? तो जेट धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय या पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय है हिमालय है और दक्षिण प्रभावित होती है। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होता है। ठीक है। और जेट धारा क्या होता है? एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 1200 मीटर या 12,000 मीटर अधिक है वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति जो है गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलो प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। इनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ठीक है। अब पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ क्या है? तो सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रभाव के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। जैसे आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में है। ठीक है। जैसे देखिए आपका ये तिब्बत का पठार हो गया, ये आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक है। अरब सागर, ये बंगाल खाड़ी जो है आपका ये हिंद महासागर, ये अब यहाँ से जो आपका और यहाँ से जो खाड़ी तूफान उठती है यहाँ से दोनों से। ठीक है। अब इधर जो है ऊपरी हो गया आपका हिमालय का क्षेत्र, ये सब हो गया। ये प्रशांत महासागर है, ये विस्तरण हो रही है। ठीक है। धरातली पवने कौन कौन से हैं? देखिए जो आपका धरातली पवने हैं ये वाले हैं। ठीक है। ये सब धरातली पवने हैं।
और जो उष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला। जैसे देखिए आपका है कर्क रेखा गुजरा हुआ, ठीक है। अब जो आधा हिस्सा है इंडिया का जो आधा राज्य है वो कर्क रेखा के नीचे ही है, ठीक है। ये आपका है विषुवत रेखा हिंद महासागर के नीचे, ठीक है। भारतीय मानसून क्या है? तो भारत की जो जलवायु है मानसून पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया, ठीक है। पवन तंत्र की दिशा जो है उलट जाने या उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ है, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रभाव की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी को जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था, ठीक है। ये देखिए मानसून का आगमन है। मानसून का प्रभाव जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया जो है समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य भी है। जैसे पहला जो आपका है, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आस व पास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 अंश उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तरी पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यही पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है। जबकि दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जैसे देखिए डार्विन मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 अंश और दक्षिण में 131 अंश पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर में 18 अंश दक्षिण में 149 पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होता है औसत से कम,
तथा विलंब से आने वाला मानसून। अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ है, यह लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है, ठीक है, जो पेरू और ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है, ठीक है। और इसलिए इस घटना को एसो या एल नीनो दक्षिण में दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है? तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी और पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उच्च क्षेत्र में व्यापारिक पवनी की शिथिल कर देती है, ठीक है। मानसून का आगमन एवं वापसी, ठीक है। व्यापारिक पवनी के विपरीत मानसून पवनी नियमित नहीं है, ठीक है, लेकिन यह स्पंदमान प्रकृति की ओर बहती यह होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रभाव के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है, ठीक है। मानसून का जो समय है जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होती है। इसके आगमन के समय सामान्यतः वर्ष में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून या प्रफोस्ट या फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व या बौछारों से पृथक किया जा सकता है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी छोर से प्रवेश करती है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा जो है लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ एक देश के मध्य भाग में पहुंच जाता है। सौराष्ट्र कहाँ पर है? तो सौराष्ट्र आपको जैसे मैप हो गया ना, यहाँ गुजरात के पास है, ठीक है। मानसून की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमालय प्रदेश या हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एवं या एक क्रमिक प्रक्रिया जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की जो सबसे पहली वर्षा होती है वह है क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक यह वर्षा होती है, ठीक है। ऋतुएं क्या होती है? ठीक है, ऋतुएं तो मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भाग में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में
परिलक्षित होती हैं। ठीक है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। पहला आपका शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। ठीक है। शीत ऋतु का है तो उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ या आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडी महीने होती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। अब पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तरी में उत्तरी में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। ठीक है। जैसे देखिए आपका ये मैपिंग में मैप आपका इंडिया का। अब इसमें देखिए जैसे आपका है करेगा। ठीक है। अब यहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ है देखिए ये पूर्वी वाला है। ठीक है। यहाँ से ये मानसून की एक होता है, मानसून का एक आगमन की चित्र है। ठीक है। ये मानसून का आगमन इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनी प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु क्या होता है तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं। तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। ठीक है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होती है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। यद्यपि भारत में समुद्र प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। हिम विशिष्ट होता है, जिसे बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल प्रायः पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके कारण क्या है तो आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इस आम्र वर्षा भी कहा जाता है इसको। ठीक है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन कैसे होता है इसके विषय में जानेंगे थोड़ा। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये पवनें साथ साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती है। सुदूर मतलब उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने तक पहुंच जाती है। ठीक है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यह मौसम को पूर्वी तरफ परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भाग में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का जो पठार है मध्य प्रदेश के या एमपी के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र विशिष्ट या छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भाग में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम कहाँ पर है? ये मिजोरम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। एक गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। राजस्थान, गुजरात कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, जैसे आपका है हिमालय की नदियों को जो है पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदान क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है। यह जान एवं माल की भारी क्षति होती है। इसे उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा का मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। ठीक है, मानसून की वापसी मतलब परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पौने तथा मैदान में हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जो है गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। ठीक है, चक्रवात चक्रवात सामान्यतः भारत की पूर्वी तट को पार करती है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका ये वाला। ठीक है, चक्रवात उड़ीसा का क्षेत्र होगा। ठीक है, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये है आपका चक्रवात। ठीक है, 400 से अधिक जो है ये आपका ग्रीन वाला है अरब सागर की साइड। ठीक है, ये का है ये मौसमी वर्षा का एक टेम्परेचर यहाँ से लेके ठीक है। ये भी वार्षिक वर्षा का एक फिगर है। ठीक है, जैसे गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। ठीक है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। कोरमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। वर्षा के वितरण पश्चिमी तट के भाग एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम होता है या वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में एवं सह्याद्री के पूर्व में वर्षा का मात्रा समान रूप से होती है। ठीक है, मानसून की जो प्रकृति है
परिणाम स्वरूप वह वर्षा से दूसरे वर्षा होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। वर्षा की जो विभिन्नता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात, कुछ भाग में पश्चिमी घाटों की वृष्टि या छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अंततः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। ठीक है। मानसून एकता का परिचालक। हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। ठीक है। इस समकारी या प्रभाव के कारण तापमान का जो दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनके संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। ठीक है। अगला चैप्टर है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी 5। ठीक है। इसमें आपका है जैसे हमारे देश भारत है जो विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में ये एक है। ठीक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश के विभिन्न या देश के विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर यह भारत है। ठीक है। कितना जैव विविधता क्षेत्र में भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, शैवाल को एल्गी भी बोला जाता है, तथा कवक, इसको फंजाई भी बोला जाता है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे समुद्री पानी की पाई जाती हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। इसे अक्षांश वनस्पति कहते हैं। धरातल मतलब भूभाग क्या है। ठीक है। धरातल का तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत और पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधी में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है। तो धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा क्या है तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है, जैसे मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी पवन पाए जाते हैं। ठीक है। जलवायु जलवायु मतलब तापमान वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीपीय के पठारों या पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई पर से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। ठीक है। जैसे वर्षण क्या है या सूर्य के प्रकाश, जैसे किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय जो है उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर
करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है। वर्षण क्या है, तो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून मतलब जून से सितंबर तक एक पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन की वन मात्रा है। ठीक है। वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है। ठीक है। सन 2003 में वनों का कुल जो क्षेत्रफल है लगभग 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति जो है वो आपके काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन के प्रभावित करती है। ठीक है। जैसे देखिए आपका है वनों का क्षेत्रफल। ठीक है। उसके बाद धरातल धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवाश्म या बायोम कहते हैं। ठीक है। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। जैसे पहला है जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा आपका है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पांचवा है चौथा है आपका पर्वतीय वन, पांचवा है मैंग्रोव वन। ठीक है। जैसे आपका है स्थल पर्वत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ये फिगर। ठीक है। ये देखिए आपका है वनस्पति के प्रकार। ठीक है। जैसे आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर है, जैसे ये वाला क्षेत्र देखिए। ठीक है। ये क्या है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन सा है, तो ये वाला क्षेत्र। ठीक है। देखिए ग्रीन पे जो थोड़ा हल्का है डार्क। पर्वतीय वन कौन है, ये पर्वतीय वन है। ठीक है। ये वाला हिस्सा। उसके बाद मैग्रो वन कौन सा है, तो मैग्रो वन जैसे ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है। ये मैग्रो वन हो गया। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कटिले वन क्या है, तो राजस्थान वाला क्षेत्र, उस कर्नाटक वाला क्षेत्र तक। ठीक है। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक। ये वन पश्चिमी घाटों की अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों या लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट के सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस मतलब ओबोनी या महोगनी या रोजवुड, रबड़ एवं सिकोना है। ठीक है। इन वनों में सामान्यतः रूप से
पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैगून और हिरण हैं। ठीक है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसून या मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है। देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैल, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति हैं। ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र या क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों मतलब उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम तथा वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए कटीले वन तथा झाड़ियों एक यह है। ठीक है। जैसे देखिए कटीले जो पेड़ पौधा है इसके कटीले जैसे कटीले तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। कितना 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है जिनमें जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध या अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया मतलब खजूर, पाम इसको कहते हैं, यूफोर्बिया तथा नागफनी इसको कहते हैं कैक्टाई यहाँ के मुख्य पादप प्रजाति हैं। ठीक है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगल गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है। वन या पर्वतीय वन क्या है? तो पर्वतीय वन क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं उस प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले अन्य ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ मतलब पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण ढलानों और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है।
सिल्वर फार, जूनिपर, पाइन एवं बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते हैं अतः झाड़ियों के रूप में के बाद ये अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ी जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक या हिम, तेंदुए, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं-कहीं लाल पांडा, घने वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है। मैग्रोवन क्या है? तो यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। वहाँ मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घनो मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा नदिया के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें से मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़ या केवड़ा एवं अंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक है। वनस्पति प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी या सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जो जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक तथा केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। ठीक है। जैसे देखिए आपका है वन प्राणी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। ठीक है। जैसे देखिए आपका वन्य प्राणी अभ्यारण्य कौन सा, जैसे चंद्रभागा, सरिस्का, इसके बाद कवाल, पीचिरम, कटुनम, चंद्रका, ये सब क्या है आपका है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य क्या है, तो वो आपके जैसे गुंडकी, रंगा गुड्डी, ये सब क्या है आपका पक्षी अभ्यारण्य। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, राजगीर, शिवपुरी, रणथंभौर, केवला सांगन, उसके बाद दुधवा या कार्बोनेट राजा जी सबका है एक नेशनल पार्क है। ठीक है। जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं वह कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौघिया, छोटा मृग या इसको कहते हैं गैजल तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम जो सन 1972 में लागू किया गया था, यूपीपीसीसी में पूछ चुका है। ठीक है। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल की सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र
में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार है लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारत मतलब नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बत जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्रों क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति में एक ऐसा प्रतिनिधि जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजाति जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। ठीक है, जैसे एशिया शेर के केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, प्रवासी पक्षी ये क्या है? भारत के कुछ दलदली भाग या प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों का संख्या में आती है, हजारों की संख्या में। ठीक है, हमने अपनी फसलें जैव विविधता या पर्यावरण से चुनी है कि यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पदार्थों का या पादपों का प्रयोग करके उनका चुनाव किया गया है। ठीक है, देश में 14 जीवमंडल नीचे या आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है और नीलगिरी जो है केरल के कर्नाटक और तमिलनाडु की गणना विश्व की जीवमंडल नीचे में की गई है। 14 जीवमंडल के नीचे आरक्षित क्षेत्र जैसे सुंदरवन, सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग, नीलगिरी, डिब्रू साइको बोबा, नंदा देवी, अगस्तमलाई, नाकरेक, कंचनजुंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी। ठीक है, इसका ग्रेट निकोबार पंचमढ़ी हो गया। मानस, अचनकमर, अमरकंटक। सन 1912 में से सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। तीसरा है शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 89 नेशनल पार्क, 490 वन प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र का पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अगला चैप्टर आपका है जनसंख्या। ठीक है, और क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है जनसंख्या। जैसे देखिए, समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जैसे कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा तथा जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तो वहां आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ में बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, पादपा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना
आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए जनसंख्या, तो सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित तीन प्रमुख प्रश्नों का विचार करेंगे, जैसे जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। और जनसंख्या के गुण का विशेषता क्या है, तो उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता दर या व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। ठीक है। जैसे देखिए आपका है जनसंख्या का शेष विश्व 83%, ये भारत का है 16.7%। ठीक है। फिर यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए तो 57.6% शेष विशेष है विश्व में है, और भारत की 2.4 है। ठीक है। इस जनसंख्या के आधार पर 16.7, इस क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4 है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। जहाँ की कुल आबादी 1660 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र की राज्य सिक्किम की आबादी जो है केवल 5 लाख ही है। लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। ठीक है। ये जनसंख्या का वितरण है। ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश ये वाला हिस्सा, बंगाल का इतना, बिहार इतना, महाराष्ट्र इतना, उत्तर प्रदेश इतना। ठीक है। भारत की लगभग आधी आबादी जो है केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ठीक है। तो पहला कहा है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% होता है। ठीक है। अब घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण क्या है, तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करते हैं। जैसे 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, तथा जहां वही पश्चिम बंगाल का जनसंख्या जो है घनत्व 904 व्यक्ति प्रति किमी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है किमी है। आगे है आपका उत्तरी मैदान भाग, दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। और उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम है। ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताइए 3 राज्य कौन कौन सा है। ठीक है। जैसे देखिए आपका है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है। आप लोग लोकेशन मैप में देख लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, तो जनसंख्या एक प्रक्रिया है। आबादी की जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। 3 प्रक्रियाएं कौन कौन, जन्म, मृत्यु और प्रवास आपसी योजना के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी है। इस दौरान जन्म दर जो है तेजी से कमी आई है, फिर भी केवल 990 में कुल जनसंख्या 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए जनसंख्या वृद्धि के एक रोड मैप है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख विशेषताएं या मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जो है जनसंख्या की प्रकृति का वृद्धि होता है। ठीक है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली की संख्या जो है मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि कर की दर का मुख्य कारण है। ठीक है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण
कारण प्रभावित होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण या फूल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवासी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तन करता है। ठीक है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। 2001 में ये 27.78% थी। ठीक। वायु संरचना क्या है? तो किसी देश में जनसंख्या की वायु संरचना वहाँ की विभिन्न वायु समूहों के लोगों की जनसंख्या को बताता है। ठीक है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की वायु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की जनसंख्या या संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारित करता है। ठीक है। लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ठीक है। साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। ठीक है। तथा शोध एवं विकास की कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रकृति में एक गंभीर बाधा होता है। व्यावसायिक संरचना क्या है? आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। ठीक है। प्राथमिक क्या है? तो प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं में शामिल है। द्वितीयक में जैसे भवन निर्माण, ठीक, उद्योग निर्माण। और तृतीयक में जैसे आपका वाणिज्यिक प्रशासन सेवाएं शामिल होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी खत्म हो गया है दूसरे पार्ट में। अब अगले वीडियो में अगला एनसीईआरटी लाएंगे। ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपको सुझाव हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स।